अब हम क्वेश्चन के लिए कुछ क्विक लिंक देख, जैसे कि हमें दिया है W ग्राम ऑफ वाटर T डिग्री सेल्सियस पे, इसको मिक्स किया M ग्राम ऑफ आइस के साथ 0 डिग्री सेल्सियस। तो तीन कंडीशन पॉसिबल है। हो सकता है कि आपका W जो है वो 80 M/T के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो पक्की बात है पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा होता है कि 80 M/T ज़्यादा है और W कम है, तो इस केस में क्या होगा, सारी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि आइस और वाटर जो हैं वो साथ में एग्जिस्ट करेंगे। इस पार्ट में अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना आइस मेल्ट होगा और कितना आइस बचेगा, तो मेल्टेड पार्ट तो आपका WT/80 के बराबर होगा। पूरा का पूरा मास जो है वो आप मेल्ट नहीं कर पाओगे आइस का, तो इतना पार्ट मेल्ट हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, तो ओरिजिनल में से आपका मेल्टेड पार्ट माइनस कर दो, उतनी आइस आपके पास बच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पानी जो है उसका जो मास है वो ज़्यादा है, 80 M/T कम है, तो इस केस में क्या होगा, आइस भी मेल्ट हो जाएगी और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पानी का मास जो है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट लॉस करेगा। आपकी आइस गेन करेगी, 0 से पानी के टेम्परेचर तक आएगी, मतलब आइस वाटर बन जाएगी। उसके बाद भी हीट बचेगा, तो वो बचे हुए पानी को गर्म करने के काम आएगा। अब एक क्वेश्चन हमें दिया है कि कैलोरी मीटर है, उसका हीट कैपेसिटी दिया है, रूम टेम्परेचर पे है, उसका टेम्परेचर दिया है। इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर डालते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है। पूछा है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरी मीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको टी मिक्सचर का फॉर्मूला लगाना होगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। यहाँ पे दूसरा कौन है वाटर के अलावा, कैलोरी मीटर, उसका MS आपको सीधा 100 दिया है, टेम्परेचर 30 दिया है, यानी उसका MST दिया है। फिर है आपका वाटर, उसका मास किलोग्राम में रखेंगे, 0.1 स्पेसिफिक हीट 4200, टेम्परेचर 40, डिवाइड बाय 100 प्लस 0.1 इंटू 4200। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 38 डिग्री और 38.37 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर आएगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 40 ग्राम ऑफ आइस जो कि -20 पर है, उसको 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आइस से पहले तो आप क्या बनाओगे, -20 की आइस से क्या सीधे वाटर बन जाएगा, नहीं, पहले बनेगी ठंडी आइस से गर्म आइस, फिर गर्म आइस से बनेगा पानी, फिर पानी से बनेगा गर्म पानी 20 डिग्री का, ऐसा प्रोसेस होएगा। सेम स्टेट में टेम्परेचर चेंज होएगा तो MS डेल्टा टी, एस किसका लोगे, आइस का। फिर स्टेट चेंज होगा तो ML, L कौन सा लोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर सेम स्टेट में टेम्परेचर चेंज होगा MS डेल्टा टी, लेकिन अब S किसका लोगे, वाटर का। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज सारी हमें दी हुई हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18,480 जूल, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दिया है। अब शुरू में हमने देखा कि हीट जो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। पर क्या ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है ये हर बार एक ही तरीके से ट्रांसफ़र होती है, मतलब मेरे कहने का ये है, क्या सॉलिड्स में, लिक्विड्स में हीट का ट्रांसफ़र एक ही तरीके से होता है, और क्या हमेशा हमें हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई ना कोई मीडियम बीच में चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, convection and radiation. Conduction is for solid, convection is for liquid and gas, and radiation में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। रेडिएशन का मतलब सन से हम तक आने वाली जो हीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने कहा कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड और गैस में हीट करने का, हीट ट्रांसफ़र करने का तरीका है। कैसे, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी की जो लेयर बर्नर के पास होती है, बॉटम में होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होके वो ऊपर आ जाती है, भारी लेयर, ठंडी लेयर नीचे चली जाती है। तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक्चुअल में आपका पार्टिकल्स का मोशन हो रहा होता है।
ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है और इरेगुलर पाथ है। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में। इसमें कोई कहीं जाता नहीं है, केवल वाइब्रेशन से काम हो जाता है। जो मॉलिक्यूल आपके सोर्स के पास होते हैं, हॉट रिजर्वायर के पास होते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, उनके वाइब्रेशन उनके पड़ोसी को ट्रांसफ़र होते हैं और इस तरीके से आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है और इरेगुलर है। रेडिएशन का प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से होता है और स्ट्रेट लाइन में होता है जैसे कि लाइट। अब हम बारी बारी से देखेंगे इनको। कन्वेक्शन हम नहीं पढ़ते, कंडक्शन और रेडिएशन की बात ही हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन। कंडक्शन के लिए यहाँ हम देख रहे हैं दो रिजर्वायर हमारे पास है, एक हॉट है एक कोल्ड है। हॉट का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इनके बीच में हमने कोई रॉड लगाई है, उसका लेंथ दिया है L। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा सेक्शन हम ले रहे हैं जिसके टेम्परेचर में डिफरेंस हमें दिख रहा है dt। सेक्शन के इधर का टेम्परेचर T प्लस dt और इधर का टेम्परेचर T। तो यहाँ क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट ट्रांसफ़र पर सेकंड जो यहाँ पे होगा dx लेंथ के सेक्शन में, उसको हम कहेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। कई बार इसको हीट करंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इसका कंपैरिजन करना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आगे। कैसे? देखिए, तो ये जो हीट फ्लो होता है ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा कि जहां आपको क्विक हीटिंग चाहिए वहां आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रखते हो। दूध जो है वो आपका पतीले या भगोनी में ही उबाला जाता है, उसको तवे पे नहीं उबालते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से हीट ट्रांसफ़र जो है वो तेज़ी से होता है, तो आपका दूध जल जाएगा। और आपका जो लेंथ है वो लेंथ आपको क्या रखना होता है? कम से कम। अगर आप चाहते हो कि आपकी बर्तन में पड़ी हुई चम्मच बार बार गर्म ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसका लेंथ ज़्यादा लेना होगा, यानी हीट फ्लो जो है वो लेंथ के साथ डिक्रीज़ होता है। लेंथ बढ़ाओगे सेक्शन का तो हीट फ्लो स्लो हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपको जल्दी गर्म करना है खाना तो आप क्या करोगे? बर्नर की स्पीड फुल कर दोगे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने से हीट फ्लो ज़्यादा है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से हीट फ्लो ज़्यादा है और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो यहाँ K मिलता है। K को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर पर केल्विन। स्टेडी स्टेट में क्या होता है? रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है वो आपका सेम होता है सभी सेक्शन में, और हम स्टेडी स्टेट की बात ही करते हैं। इस स्टेट में कोई भी सेक्शन आपका हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, आपकी हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र होती है। तो dq बाई dt हीट फ्लो जो है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं KA T1 माइनस T2 बाई L। T1 माइनस T2 आप समझ गए, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर हर सेक्शन का स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रहता है। अगर x डिस्टेंस पर हमसे पूछा जाए हॉट रिजर्वायर से x डिस्टेंस पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x हम यहाँ से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिजर्वायर टेम्परेचर, हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर, और इन टर्म्स ऑफ कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम dq बाई dt को करंट भी बोलते हैं। क्यों? तो आप कंपैरिजन देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ के साथ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमने अगर dq बाई dt को लिखा I थर्मल, यानी थर्मल करंट, तो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है K A डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी आपका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, किसके जैसे? A रो L डेल्टा टी, तो देखो ये क्या बन गया? V प्रोपोर्शनल टू I बन गया। सॉरी, डेल्टा टी लिखना था। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ऐसे ही आपका हीट करंट प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। और यहाँ जो आपको दिख रहा है रो L बाई ए, भाई K आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा? थर्मल रजिस्टिविटी। यानी आप रजिस्टेंस लिख सकते हो रो L बाई ए, जो कि कितना होगा? L बाय के ए। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको रजिस्टेंस मिलता है जस्ट लाइक योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका वैल्यू कितना होता है रजिस्टेंस का? जैसा कि मैंने बताया आपको, L बाय के ए, और ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रजिस्टेंस है उसके सिमिलर ही है। तो यहाँ K आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, वहाँ सिग्मा आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, T टेम्परेचर है आपका एब्सोल्यूट, जो कि आप किस में लोगे?
केल्विन में लोगे। तो ये अगर आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो L/Ka को, तो आप समझ जाओ कि आगे रेजिस्टेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।